Hello and welcome back to my channel. Polity by Lakshmikant, Chapter 3rd, Salient Features of the Constitution. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अगर बात की जाए तो बेसिक निचोड़ इसमें निकलता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का भारतीय संविधान है, कितने इसमें अनुच्छेद हैं, कितने इसमें भाग हैं, किस भाग में किस तरह से डिस्कस किया गया है, ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो अपने आप में ये रियली एक अद्वितीय संविधान है। अगर बात की जाए तो इसमें हमने विभिन्न संविधानों के मुख्य और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर के यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य को देकर, भारतीय ज्योग्राफी को देकर, भारतीय स्थिति को देकर इसमें अच्छे से अच्छा परिवर्तन करके इसे इम्प्लीमेंट किया है। ये हम जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें हमें सारी चीज़ें पता लगती लगेगी। अगर बात की जाए भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था बन कर के, और कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था उसमें हमने निर्णय लिया था कि 26 जनवरी को स्पेशली एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाएगा। तो 26 जनवरी से संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 से। जब बात की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात की जाए मूल संविधान में तो 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और शेड्यूल अनुसूचियाँ इसमें 8 थी अगर हम 1949 की बात की जाए। लेकिन समय के साथ अगर बात की जाए तो आर्टिकल तो 395 ही हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ए बी सी पार्ट जोड़ करके लगभग 470 आर्टिकल हो गए हैं, 25 इसमें भाग हो गए हैं और 12 इसमें शेड्यूल हुए हैं। इसमें से जो भाग 7 है इसको हटा दिया गया है और भाग 4A, 9A, 9B और 14A को ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन कौन से पार्ट इसमें ऐड किए गए और कौन कौन से पार्ट इसमें रिमूव किए गए। अगर इसकी दूसरी विशेषताएं कि अगर वर्णन किया जाए तो उसमें दूसरा जो है ये विभिन्न स्रोतों से भीत है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेकन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अगेन इम्पॉर्टेंट वॉज ऑल्सो द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन जो हमारे संविधान के जो आलोचक हैं इन्होंने भी कहा है कि भारत का संविधान जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, इसमें इसको नकल भी कहा गया था दूसरे संविधानों की। लेकिन जब हम डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरह भारतीय संविधान ने जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे अन्य संविधानों को उसको लेकर के कैसे उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इम्प्लीमेंट किया, ये अपने आप में ही एक कायदे का कार्य था। विभिन्न स्रोतों की बात की जाए तो मैक्सिमम जो पार्ट लिया गया है 1935 के एक्ट से था, भारत सेशन अधिनियम 1935 का था, मैक्सिमम प्रोविज़न वहाँ से लिए गए हैं। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, मैंने यहाँ गलत लिख लिया, फंडामेंटल ड्यूटी लिख दिया यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स दिए हमने। और अगर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ब्रिटेन से हमने कैबिनेट का जो प्रोसीजर लिया है वो ब्रिटेन से लिया है। और इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जैसे कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी जो आपातकालीन उपबंध, साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे गए हैं। इन जो मेरे 4-5 यहाँ पे ऐड किया है कि हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, यूएसएसआर से क्या लिया है, ये मैक्सिमम ओकेजन पूछा गया है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता या कठोर या लचीला संविधान है। इसकी अगर हम बात करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि ये पता हमें लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जब हम भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, जब इसमें संशोधन करते हैं, इससे पता लगता है कि भारतीय संविधान कितना लचीला है और कितना कठोर है। इसका पता इससे लगता है तो कुछ जो निर्णय लिए जाते हैं ये जो है बहुमत से लिए जाते हैं,
कुछ निर्णय हमारे 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, कुछ निर्णय 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सलाह मशवरा लेकर के लिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अगर बात की जाए इसकी जो नम्यता की, इसके जो लचीलेपन की, तो इसमें इजीली भी संशोधन हो जाते हैं और कुछ प्रोविजंस ऐसे कठोर हैं कि उसमें जो हम लोग डिसीजन लेते हैं 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना भी आवश्यक है। इसके बाद बात आती है, इम्पॉर्टेंट है ये, टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम या क्वासी फेडरल, फेडरल विद ड्यूअल गवर्नमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सारी जो विशेषताएं, अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ जो लिखा जाए कि टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, अगर बात की जाए तो ये एकात्मकता की ओर झुकाव है। बेशक है संघीय है फेडरल सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा ये एकात्मकता की ओर झुका है, और ऐसे में इसे क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, अर्ध संघीय भी कहा जाता है। कई बार कहा जाता है कि फेडरल विद ड्यूअल गवर्नमेंट, की है तो संघीय लेकिन दोहरी सरकार है इसमें। उसके बाद बात आती है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, भारतीय संविधान जो एक लिखित संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल एब्लिगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर भारत का संविधान है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार इसे कठोर संविधान भी कहा जाता है, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, न्यायपालिका यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। बात की जाए यूनिटरी सिस्टम की, अगर हम लोग बात की जाए, जो कहा है कि ये जो टिल्टेड है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, इसकी अगर विशेषताओं में हम लोग कहेंगे तो जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और एकल संविधान है, और एकल नागरिकता है, और एकीकृत न्यायपालिका है, और गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है ये सेंटर द्वारा की जाती है, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये सेंटर द्वारा ही चलाई जाती है। अगर इसमें बात की जाए कि भारतवर्ष का संविधान जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, इसमें जो इतनी सारी जो मैंने अभी विशेषताएं बताई कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान में जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, इससे क्या कहा जाता है कि भारतवर्ष में संघीय ढांचा होने के बावजूद भी एकात्मकता की ओर ये झुका हुआ है। अगर इसमें कुछ हमारे जो थिंकर्स थे उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे हैं इसके लिए। सबसे पहले तो नो फेडरल वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन के.सी. वेरे इन्होंने इसे कहा है फेडरल विद यूनिटरी प्रोविज़न, मॉरिस जोन्स ने कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, एंड ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई बार मैच द फॉलोइंग में ये पूछा गया है, फिर से एक बार, के.सी. वेरे फेडरल विद यूनिटरी प्रोविजंस, मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म, और ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा से दी गई है। इसके बाद बात आती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का यहाँ पर संसदीय स्वरूप है। अगर इसमें फिर से बात की जाए कि कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है, और प्रेसिडेंशियल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात की जाए तो टेम्पोरेरी एंड रियल हेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नामात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति होती है। इसमें पावर विद मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, जिसे बहुमत की सत्ता जहाँ होती है, बहुमत की जो सत्ता है वो जो बहुमत वाले दल की इसमें सत्ता होती है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। और पीएम एंड सीएम लीडरशिप, यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। अगर इसके बाद इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात की जाए तो कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसमें अगर बात की जाए यहाँ संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय की स्थिति होती है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द
मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें इसको तो हम सेपरेटली मौलिक अधिकार के लिए तो 1-2 लेक्चर सेपरेटली हम पढ़ेंगे। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे, इसमें 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, लेकिन अब ये 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। जो आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, वो 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उससे ख़त्म करके एक विधिक अधिकार कर दिया है आर्टिकल 300A में रख करके। नेक्स्ट है DPSP, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये राज्य को जो भारतवर्ष को कल्याणकारी राज्य के रूप में गांधीवादी सामाजिक और उदार बौद्धिक सिद्धांतों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 51A जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो बदलाव आए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो गठन किया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। इसके बाद बात आती है अ सेक्युलर स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात हम अभी करेंगे जैसे ही हम लोग प्रियम्बल को पढ़ेंगे। प्रियम्बल में ये वर्ड्स आएंगे अलग अलग करके, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, ये सारे वर्ड जैसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल में। तब मैं इसको डिस्कस करूँगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना क्या है। इसके बाद है अडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें तो सार्वभौमिक बेशक मताधिकार की बात की गई है कि भारतवर्ष में जाति धर्म समुदाय को मद्देनज़र ना रखते हुए सार्वभौम बेशक मताधिकार का प्रोविज़न किया गया है। इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन करते गए। पहले जो वोटिंग एज थी 21 वर्ष थी, फिर जब 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ और 1988 में इसके द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई। ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1989 की बात है ये। इसके बाद बात आती है सिंगल सिटीजनशिप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्टिकुलर कंसेप्ट टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। इसमें हमारे पास भारतवर्ष की, सिर्फ भारतवर्ष की एकमात्र नागरिकता है। राज्य विशेष की नागरिकता हमें प्रदान नहीं की गई है। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़, अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ भारतवर्ष में कुछ स्वतंत्र निकाय भी है। अगर बात की जाए तो न्यायपालिका की बात की जाए, इसके लिए हमारे पास जो कुछ एक राज्य लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, नियंत्रण एवं महालेखाकार जो आर्टिकल 148 से 151 तक आते हैं, ये सारे यहाँ पे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, अगेन इंपॉर्टेंट, अंडर आर्टिकल 352 टू 365 प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी, जो हमने जर्मनी के वेमर संविधान से लिए हैं। इसके बाद 3 टियर गवर्नमेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट। 3 टियर गवर्नमेंट की बात की जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन है, ये हमारे 3 टियर्स है। अगर इसकी बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन की जो हमारी सरकार है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसे भी जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके बाद बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, सहकारी समितियाँ, अगेन इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों की अगर बात की जाए तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें प्रावधान किए गए कि हमें सहकारी समिति गठित करने का अधिकार है और राज्य नीति निर्देशक तत्वों के में जोड़ा गया कि सहकारी समितियों के समर्थन देने के लिए आर्टिकल 43 में इसका प्रोविज़न्स किया गया है। इसके बाद बात आती है क्रिटिसिज्म्स की। अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के क्रिटिसिज्म भी हुआ है। सबसे पहले कहा है कि ये जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो हमने विभिन्न संविधानों से, विभिन्न देशों के संविधानों से
कुछ रिफाइन बातें लेकर के, कुछ रिफाइन प्रिंसिपल्स लेकर के जो भारतीय संविधान की नींव रखी, ये ही अपने आप में एक शानदार संविधान बन करके इसकी उपयुक्तता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया। इसके बाद बात आती है कि ये 1935 के जो एक्ट की कार्बन कॉपी है। बात की जाए, अगर कार्बन कॉपी की बात की जाए तो मैक्सिमम अगर मैं प्रोविज़न्स की बात करूँ तो 1935 में काफ़ी ये जो तीन सूचियाँ भी जोड़ी गई थी। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें निहित किए गए थे कि जो भारतवर्ष की समृद्धि के लिए आवश्यक थे। इसके बाद बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय भावना के विरुद्ध है, भारतीयता विरोधी है। लेकिन अगर इसमें प्रोविज़न किया जाए, अगर इसमें बात की जाए कि भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीय विरोधी है, इसमें कहा गया कि भारतीय परंपराओं और भावनाओं को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। लेकिन इसके बारे में भी अगर बात की जाए तो हमने डायरेक्टली वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जो हमारे ऊपर उस वक्त हावी थे, चाहे ब्रिटिश एरिया था, चाहे हमने विभिन्न संविधानों के वेस्टर्न के संविधानों से प्रोविजंस लिए हैं, तो डायरेक्टली हमने इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसमें भारतीयता को देख करके ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा से दूर है संविधान, अवे फ्रॉम द गांधीयन आइडियाज़। लेकिन ये भी अपने आप में सही साबित नहीं होता है। अगर हम बात करें डीपीएसपी की बात की जाए तो उसमें स्पेशली गांधीवादी सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद बात आती है महाकाय आकार, इट इज़ बिग इन साइज। और डेफिनेटली अगर डिस्कस किया जाए भारतवर्ष की जियोग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स, अगर ये सब इंक्लूड किया जाए, कास्ट, क्रीड, कितनी जाति धर्म समुदाय में भारतवर्ष बंटा हुआ है, तो इसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र को मद्देनज़र रखना, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें संविधान में हर चीज़ को ऐड करना ज़रूरी था। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ये महाकाय आकार का संविधान है, तो इतना लंबा संविधान बनाना ये ज़रूरी हो गया था। और लास्ट इसमें कहा जाता है कि ये लॉयर्स के लिए हेवन है, वकीलों का स्वर्ग है। तो अगर प्रोविजंस में अगर वकीलों के स्वर्ग की बात की जाए तो किसी भी देश के संविधान चलाने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करना जरूरी है। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे ही समय बढ़ता जाता है, डेफिनेटली न्यू इम्प्लीमेंटेशंस, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जिस तरह से संविधान के जो सदस्य थे जिन्होंने इसे बनाया, इन्होंने किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशंस को ख़त्म करने के लिए कि कोई समस्या ना आए, ऐसे में जो विधिक प्रक्रिया है इसमें भी इसको स्थान दे दिया गया। इसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान पर एक छोटी सी नज़र डालेंगे। अगर तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का डिस्कस करेंगे तब तो इसके लिए 4-5 क्लासेस भी कम है, लेकिन मैं हल्का सा सिर्फ सरसरी नज़र में इसको पढ़ता जाऊंगा। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि इसको याद करने के लिए लगभग 5-7 बार तो इसे रिवाइज करना ही पड़ता है। अगर हम लोगों को एक बार भारतीय संविधान के जो भाग याद हो गए, फिर उसके बाद शेड्यूल याद हो गए, आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आर्टिकल 1 to 51 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो हमें सभी एक बार याद करनी ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो भी होंगे उसको हम लोग बाकायदा फिर बाद में दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। तो पहले मैं भारतीय संविधान की एक नज़र में भाग 1 से लेकर के भाग 22 का डिस्कस, भाग 25 तक का डिस्कस करूँगा। उसके बाद कुछ शेड्यूल को डिस्कस करूँगा। अगर बात की जाए भाग 1 में हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल हैं। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। यहाँ पे भी मैंने दोबारा फंडामेंटल ड्यूटी लिखा। फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक आर्टिकल।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य 51A। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 52 से 151 तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237 तक। ये जो भाग 7 था, जो फर्स्ट शेड्यूल रिलेटेड टू स्टेट था, ये आर्टिकल 238 ये निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भाग 8 था, यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है 239 से लेकर 242 तक। 9वें भाग में हमारे पंचायत है 243 से लेकर 243 तक। 9A में म्यूनिसिपैलिटी है 243 तो से लेकर 243 तक। उसके बाद बात आती है 9B, भाग 9B हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये 243Z से 243ZT तक है। इसके बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात है 244 और 244A। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है भाग 11 245 आर्टिकल से 263 आर्टिकल तक। भाग 12 है हमारा फाइनेंस 264 से 300A तक। भाग 13 हमारे पास ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर इंडियन टेरिटरी, ये आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक है। इसके बाद आता है 14 है हमारे सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक आता है ये। फिर भाग 14A ट्राइब्यूनल से संबंधित है, अधिकरण में 323 क और 323 ख, 323 ये भी आता है। इसके बाद भाग 15 है हमारे इलेक्शन, इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर के 329 तक हमारे निर्वाचन है। निर्वाचन के बाद भाग 16 है हमारे पास प्रोविज़न रिलेटेड टू द स्पेशल कैटेगरी, ये आर्टिकल 330 से लेकर के 342A तक है। भाग 17 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित 343 से 351 आर्टिकल। भाग 18 है हमारे आपातकालीन प्रावधान 352 से 360, शायद पिछली बार मैंने 365 अनाउंस किया था। 352, 56 और 60 तीन इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद भाग 19 से हमारा मिसलेनियस 361 से लेकर के 367 तक। और 20वां भाग है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में। और भाग 21 है हमारे पास टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 369 से 392 तक। और भाग 22 है हमारा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये आर्टिकल 393 से 395 तक। यहाँ जो 323 भाग दिए हैं, जिसमें से फिर 9A, 9B, 14A और 4A, 4 अलग है तो ये 26 हुए थे। लेकिन भाग 7 जो ख़त्म होकर के अब कितने भाग 25 ही बचे हैं। इसके बाद अगर बात आती है हमारे पास जो भारतीय संविधान की जो शेड्यूल्स हैं, टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, तो मैं इनको डिस्कस करूँगा 12 शेड्यूल्स का। आर्टिकल्स हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए शेड्यूल 1 अनुसूची 1 है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करती है, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। दूसरी जो हमारा भाग है, इसमें हमारी परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित जो प्रावधान है, एमोल्यूमेंट्स जो मिलते हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो एमोल्यूमेंट्स हैं, जो वेतन और भत्ते हैं, इसका प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में अफर्मेशन बाय मेंबर, जो शपथ ली जाती है, अलग अलग उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाले शब्द का प्रावधान किया है यहाँ पे। चौथी अनुसूची की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन सेंटर एंड ड्यूटी फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन है। इसके बाद जो 5वीं अनुसूची है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बंद है, आर्टिकल 244। छठी अनुसूची हमारे स्पेशल प्रोविज़न करती है ट्राइबल एरियाज ATMM, ये जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन करती है। 7वीं अनुसूची हमारी जो स्टेट, सेंटर और कनकरेंट लिस्ट है, जो सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52।
इसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुल 22 भाषाओं का ये वर्णन करती है। सबसे पहले अगर बात की जाए, पहले हमारे पास 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक और जोड़ी गई, उसके बाद 3 जोड़ी गई और लास्ट में 4 जोड़ी गई। इसका मैं डिस्कस करूंगा जब हम डिस्कस करेंगे 8वीं अनुसूची प्रॉपरली कि कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ दिया गया था, जिससे वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात आती है भाग 9, जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। एक तो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी, भूमि सुधार या जमींदारी के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के नियम बनाने की शक्ति दी गई इसमें। और इसके तहत ही लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, इसमें कुछ ऐसा भी प्रावधान किया गया कि कुछ ऐसे निर्णय लिए गए कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसे में जो 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। 10वीं अनुसूची एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन रोधी कानून के तहत इसका वर्णन किया है। 11वीं अनुसूची हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें 29 टोटल विषय है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। और जो 12वीं अनुसूची हमारी, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ का वर्णन करती है, नगर पालिकाओं की शक्तियों प्राधिकरण के बारे में वर्णन करती है। इसमें कुल 18 विषय हैं और इसे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसमें हमने प्रॉपरली एक डिस्कशन किया। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, ये हम फिर से एक बार अलग से सेपरेट लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।